Assalamu alaikum students. I'm your instructor Abdur Rahman. This is our second video of email investigation. In today's video, we'll perform email investigation lab. So first of all, we discuss some terminologies relates to email headers. Then we download a mail and set up the environment to perform the lab. In this lab, we use a text editor freely available on the internet. You may download this tool from different sources as well as the official sources. So students, after downloading the Notepad++, we download the plugins. Basically plugins की फंक्शनैलिटी की बात करें तो प्लगइन की फंक्शनैलिटी ये है कि हेडर में मौजूद जो डिफरेंट चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं वो उनको एक कलर स्कीम दे देता है, जिससे हमारे लिए चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हैं, जैसे आपका DKIM है या मैसेज आईडी है, तो ये इनको डिफरेंट कलर स्कीम असाइन हो जाती है, तो इनको रिव्यू करना उसमें हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इस लैब में हमारे पास जो काली लाइनक्स में अवेलेबल डिफरेंट कमांड्स हैं उनका यूज़ करेंगे ईमेल सर्वर्स रिट्रीव करने में, और इसके साथ साथ हम हमारे पास मौजूद ऑनलाइन जो टूल्स हैं उनका यूज़ करेंगे ईमेल इन्वेस्टिगेशन में। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डाउनलोड Notepad++। Notepad++ को हम हमारी प्रीवियस कुछ लैब्स में भी यूज़ कर चुके हैं। तो सिंपली in your browser type Notepad++, hit enter, and this is the official source of Notepad++। so यहाँ से आप जो है लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। ये बिल्कुल एक छोटा सा टूल है जो विद इन सेकेंड्स डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाता है। सो सिंपली डाउनलोड करने के बाद हम इंस्टॉलर को रन करते हैं, ठीक है, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट आई एग्री नेक्स्ट, और ये टूल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आई ऑलरेडी इंस्टॉल Notepad++। so let's set up the plugin. To set up the plugin, यहाँ हमारे पास एक लिंक अवेलेबल है। आप इस लिंक पे नेविगेट करके जो है यहाँ से प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको सिंपली पेस्ट एंड गो इन द ब्राउज़र, एंड गिटहब का कुछ इस तरह पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली कोड पे जाएं और यहाँ से डाउनलोड जिप कर लें। सो आफ्टर डाउनलोडिंग द प्लगइन्स, extract the zip file, and these are the plugins. We move the folder to our desktop, now open Notepad++, languages, user defined languages, open user defined language folder, and this is our folder which we download from GitHub. Copy these two files to this folder, and restart Notepad++,
go to languages, and we have these plugins relates to email headers. So students, what is mail user agent? Client application running on computer that used to send and receive mail. Example include Apple Mail, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, and Google email service, Gmail. You may type mail.google.com और जो आपके सामने इंटरफेस आ जाता है, एप्लीकेशन इंटरफेस, वो आपका मेल यूज़र एजेंट है. सो स्टूडेंट्स, if we talk about mail transfer agent, the mail transfer agent accepts messages from a sender and routes them along to their destination. Examples include SendMail, Postfix, and Microsoft Exchange. In previous time, there was a protocol POP3, Post Office Protocol 3. Post Office Protocol 3 job is to enable MUA to talk to MTA to download recipients messages. लेकिन आजकल पॉप 3 का जो यूज़ है वो बहुत कम हो गया है और उस प्रोटोकॉल की जगह एक नया प्रोटोकॉल आई इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल ने रिप्लेस कर दिया है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 को, क्योंकि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 में बेसिकली होता क्या था कि जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है उसमें मेल डाउनलोड होता था रिसिपिएंट के लिए. जिस रिसिपिएंट के लिए वो मेल है वो सिंगल टाइम में डाउनलोड होता था और सर्वर से रिमूव हो जाता था. लेकिन आई मैप में क्या है, आई मैप में ये है कि मेल जो है वो डाउनलोड होने की बजाय अवेलेबल होता है सर्वर पे, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 की तरह मेल जो है वो डाउनलोड होके रिमूव नहीं होता सर्वर से, बल्कि जैसे हमने पहले जिक्र किया कि सर्वर पे अवेलेबल रहता है. इस तरह से मैसेज सिंक हो जाता है हमारी डिफरेंट डिवाइसेस में. लाइक अगर मैं अपने मेल बॉक्स को ओपन करता हूँ अपने ऑफिस में और फिर मैं इवनिंग में अगर मैं अपने घर की तरफ चला जाता हूँ और वहाँ अपने पीसी पे अपने मेल बॉक्स को ओपन करके देखता हूँ, तो मेरे पास सेम मेल्स ऑफिस में भी अवेलेबल होंगी और सेम मेल्स मेरे पास जो है मेरे होम कंप्यूटर में भी अवेलेबल होंगी. तो जिस तरह पोस्ट ऑफिस 3 में मेल डाउनलोड होके रिमूव हो जाता, इसमें उस तरह से रिमूव नहीं होता. Let's take a look on sender policy framework. As we mentioned in previous lecture, now we elaborate SPF in a practical manner. So, sender policy framework defines a mechanism which an organization can specify servers that are allowed to send email on behalf of that domain. If an email fails an SPF check, it can be an easy mechanism we can use to detect spam. So students, here we have a mail in our mailbox whose claim to be from endure.com, and go to three dots, more, show original. Here we have SPF and this is an IP. Simply copy and reverse lookup and see. Endure.com in domain name, and if we talk about SMTP dig, so we have ns10.dnsmadeeasy.com in record. So now move towards our Linux operating system, Kali Linux. In Kali Linux, open terminal and type dig command to list out mail exchange server. As our mail
claim to be from endure.com. So dig endure.com for mail exchange. Here we have dnsmadeeasy.com, dnsmadeeasy.com, dnsmadeeasy.com as mail exchange 1, 2 and 3, and webmail.endure.com. These are the mail servers used by endure.com to exchange the mails. So by this method you can verify the SPF check, and you may list the mail servers to confirm whether the email from trusted source or from another source, and the mail is legitimate or not legitimate mail. Lastly, we have domain keys identified mail, DKIM, provides a cryptographic methods of verifying a received email actually originated from sending domain. We can use this to detect forged senders and spams. DKIM भी बेसिकली DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड को यूज़ करता है, लेकिन एक डिफरेंट वे में। जैसा कि द ओनर ऑफ डोमेन सच एज endure.com जनरेट करता है पब्लिक प्राइवेट की कम्बिनेशन को, और फिर पब्लिश करता है पब्लिक की को उस रिकॉर्ड के साथ जो मेल सर्वर के पास होती है, जो मेल सेंड कर रहा है उस सर्वर के पास, और फिर हैश करता है मैसेज बॉडी को ऑन द बिहाफ ऑफ endure.com, और फिर एनक्रिप्ट करता है हैश को कोरिस्पोंडिंग प्राइवेट की के साथ, और ये एक सिग्नेचर बन जाता है। और इस प्राइवेट की एक्सेस जो है ये सिर्फ उन सर्वर्स के पास होती है जो सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। और फिर जो रिसिपिएंट साइड है, तो रिसिपिएंट जो होता है वो ऑब्टेन करता है पब्लिक की को डीएनएस रिकॉर्ड से, जो डीएनएस टेक्स्ट रिकॉर्ड की हम बात कर रहे थे, और फिर डिक्रिप्ट करता है सिग्नेचर को। रिसिपिएंट डिक्रिप्ट आफ्टर डिक्रिप्शन जो कैलकुलेट करता है हैश को, और अगर हैश सेम मैच हो जाता है देन वी हैव कॉन्फिडेंस के जो जो मैसेज है, इस जो मेथड को यूज़ करते हुए जो सारा को एक मैसेज जो ओरिजिनेट होता है वो अनआल्टर्ड है। और अगर वो हैश मैच नहीं होता इट मीन्स वो मैसेज आल्टर्ड है। जैसे हमने हैशिंग को डिस्कस किया था कि अगर किसी फाइल के अंदर हम एक जो वर्ड है या एक डॉट भी लगाते हैं तो उसका हैश आल्टर हो जाता है, तो इसी तरह अगर मैसेज भी आल्टर होता है तो वहाँ पे पता चल जाता है कि ये मैसेज जो है ये आल्टर हुआ है। तो DKIM हमारे पास कुछ इस तरह से टेक्निकली काम कर रहा होता है। So now let's move towards our mailbox. So here in our mailbox we have the mail from endure.com on which we are performing some analysis. Just go to show original, and this is the mail. Just go to 3 dots and download message. After downloading the message, show in folder. Just copy the mail and move towards our desktop. So here we have the mail, and just open with Notepad++. So here we have the mail, and if we go to the language, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने प्लगइन्स सेटअप किए थे ईमेल हेडर एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, तो हमारे पास बेसिकली 2 थीम्स हैं। एक आपके पास डार्क थीम है और एक आपके पास जो है ये बिल्कुल प्लेन थीम है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर स्कीम्स नज़र आएंगी।
ठीक है, तो इन कलर स्कीम्स के लिहाज से हमें ईमेल एनालिसिस के लिए ईमेल का रिव्यू करना जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे मैं ये चीज़ मेंशन करता चलूँ कि जिस तरह यहाँ पे हमारे पास रिसीव्ड के लिए रेड कलर शो हो रहा है, ग्रीन कलर हमारे पास शो हो रहा है फॉर सम सोर्सेज, SMTP सोर्स एंड रिसीव्ड पाथ, एंड ये ब्लू कलर रिटर्न पाथ के लिए शो हो रहा है। ये कलर्स कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे मेल्स के लिए, तो ये वेरी करता है मेल के कंटेंट के ऊपर, तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट थीम चूज़ करते हैं तो ये उसके लिहाज से डिफरेंट हो सकते हैं। सो एक वेबसाइट है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी की तरफ से, ayana.org। तो यहाँ पे आपको टन्स ऑफ मैसेज हेडर्स जो है वो मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे आपको ये मीम वर्जन से रिलेटेड MIME, ठीक है, माइम वर्जन से रिलेटेड आपको कुछ हेडर इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। तो कुछ हेडर्स जिनके प्रीफिक्स में नेम में एक्स डैश लगा होता है, वो या तो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हो सकते हैं या डिफ़ॉल्ट ईमेल एक्सटेंशंस हो सकती हैं। इन हेडर्स को बेसिकली कंपनीज यूज़ करती हैं स्पैम फिल्टरिंग के लिए। तो एज़ यू नो यहाँ पे हमारे पास टन्स ऑफ हेडर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम इनमें से सिर्फ उन हेडर्स को जो है रिव्यू करेंगे, देखेंगे जिनकी मेनली हमें हमारे जो एनालिसिस में ज़रूरत पड़ती है। Now let we look forward for DKIM signature, where V is equals to version of DKIM signature, A is equals to algorithm used to generate the signature, and C basically canonicalization algorithm है. This indicates any modification that may be present within email, such as white spaces or white line. First value for the headers and the second value for the body. और यहाँ अगर हम देखें तो दोनों रिलैक्स्ड हैं, मतलब ओरिजिन से जनरेट होने के बाद कोई किसी किस्म की जो मॉडिफिकेशन नहीं हुई। लेकिन इस एल्गोरिदम में मेल सर्वर की बात करें तो कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन ट्रांजिट होने से पहले तक कर दी जाती हैं जो कि सिग्नेचर को इनवैलिडेट नहीं करती, जैसे एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस दूर करना, एक्स्ट्रा लाइन स्पेसेस ख़त्म करना, या मैसेज एंड पे मौजूद ब्लैंक लाइंस को ख़त्म करना। एंड डी इक्वल्स टू डोमेन ओन्ड बाय द सेंडर। H list of headers that will be used in the signing algorithm to create the hash. This all. And S selector record name used with the domain to locate the public key in the DNS. The value is a name or a number created by the sender. And what is BH? The BH is computed hash of the message body. The value is a string of characters representing the hash determined by the hash algorithm. On last we have B, and the B is cryptographic signature of the header listed in the H. This hash also called DKIM signature. B is cryptographic signature of the header listed in the H equals tag, this one. This hash is also called DKIM signature, and about
h equals to, and this content we already discussed in this video. यहाँ आपको DKIM में T नज़र आ रहा होगा, T इक्वल्स टू बेसिकली यहाँ पे T का मतलब टाइम स्टैम्प है, और टाइम स्टैम्प यहाँ पे हमारे पास इपॉक फॉर्मेट में है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन रीडेबल टाइम में। तो बेसिकली ये हमारी मेल में इंक्लूडेड नहीं था, तो यहाँ पे मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ख़ुद से इंक्लूड किया है। तो ये जो टाइम स्टैम्प है ये एक नेसेसरी पैरामीटर नहीं है, और इसका यहाँ पे अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है। ये वेरी करता है डिफरेंट मेल सर्वर्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम है ये हमें क्लोजेस्ट होना चाहिए हमारे रिसीव्ड जो टाइम है, जो नेक्स्ट फील्ड है हमारी DKIM सिग्नेचर से, इस टाइम के या इक्वल होना चाहिए, और अगर इक्वल नहीं तो कम से कम अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिंपली हम इसको कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट अवेलेबल है, ठीक है, इपॉक टाइम से रिलेटेड, ठीक है, इपॉक कन्वर्टर। आप गूगल पे राइट करें, आपको डिफरेंट वेबसाइट लिस्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, और इसको हम ह्यूमन डेट में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ह्यूमन टाइम स्टैम्प जो है उसमें ये आ जाएगा, जो हम डेली रूटीन लाइफ में जिस तरह से टाइम एंड डेट को देखते हैं, तो ये हमारे पास उस फॉर्मेट में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, now you are able to understand the anatomy of DKIM signature. So now students, after understanding the anatomy of DKIM signature, now you are able to verify. देखें, हमारे पास ये मेल इस एड्रेस से रिसीव हुई, ठीक है, और अगर आप इस एड्रेस से रिलेटेड इस DKIM को वेरीफाई करें, तो हमारे अब तक के जो डिस्कशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमने डिस्कस किया, आप इस काबिल हैं अब कि अगर आप चाहें तो आप इस DKIM सिग्नेचर को इस हमारे एड्रेस के ज़रिए वेरीफाई कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत से टूल मौजूद हैं इसको वेरीफाई करने के लिए, DKIM सिग्नेचर्स को। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं वेदर ये DKIM सिग्नेचर वैलिड है और इनवैलिड है फॉर दिस एड्रेस। लेट्स टॉक अबाउट मैसेज ID. These are generated by the first MTA traversed by the message, which is sometimes referred to as the mail submission agent. हमने previously इस टर्म MSA को कवर नहीं किया। MTA परफॉर्म नहीं कर सकता MSA के फंक्शन को, लेकिन MSA जो है ये एक स्टैंड अलोन सर्वर के तौर पे काम कर सकता है MTA की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए। अकॉर्डिंग टू RFC 5322 called Internet Message Format, this field could provide unique message identifier that were first to a particular version of a particular message. The uniqueness of message identifier guaranteed by the host to generate it. This message identifier intended to be machine readable and not necessarily meaningful to the humans. A message identifier pertains to be exactly one version of particular message. Subsequent revision to message each receive new message identifier. यानी कि हर नया जो मैसेज रिसीव होगा उसका एक यूनिक अलग आइडेंटिफायर होगा। सेम मैसेज आईडी अगर आपको डिफरेंट ईमेल्स में मिलते हैं तो इट मीन्स कि ये इंडिकेशन है फोर्जरी की, क्योंकि इनका यूनिक होना, जैसा हमने डिस्कस किया RFC 5322 के अकॉर्डिंग,
इनका यूनिक होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं ये चीज़ मेंशन करता चलूँ कि डिफरेंट मेल सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं मैसेज आईडी को जनरेट करने के लिए। मैसेज आईडी इट मींस वेरी करता है मेल सर्विस प्रोवाइडर पे। अब मैसेज आईडी कुछ मेल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो मैसेज आईडी इस तरह से जनरेट करते हैं कि लाइक उनके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो टाइम स्टैम्प है, तो राइट हैंड साइड, लास्ट राइट हैंड साइड पे डोमेन नेम राइट किया गया होता है, उसके दरमियान उसका प्रोसेस आईडी नंबर एंड सम डिटेल्स रिलेटेड टू यूज़र आईपी। और इस तरह से जो हमारे डिफरेंट मेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स का यूज़ कर रहे होते हैं मैसेज आईडी को जनरेट करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे जियोपोड ISMTP-D-1-1 बेसिकली ये जो हमारा मेल है ये हमें कहाँ से आया, endure.com से। तो endure.com अपना ISMTP, ठीक है, अपना SMTP सर्विस का जो टैग वर्जन वो रिलेट करता है, साथ उसके कुछ डिटेल्स हैं ओरिजिन से रिलेटेड। इसी तरह से डिफरेंट जो मेल सर्विस प्रोवाइडर हैं वो डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। अगर यही मेल एप्पल की तरफ से होता तो इसका जो मैसेज आईडी है वो डिफरेंट फॉर्मेट में होना था, क्योंकि हमने देखा RFC 5322 इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि किसी स्पेसिफिक एल्गोरिदम को यूज़ किया जा सकता है। RFC बेसिकली जस्ट यही कहता है कि हर मैसेज के लिए जो मैसेज आईडी है वो यूनिक होगा, ठीक है। अब उसको उसकी यूनिकनेस के लिए क्या एल्गोरिदम यूज़ करना है ये स्पेसिफाइड नहीं है, जस्ट ये स्पेसिफाइड है कि हर मेल आईडी के लिए डिफरेंट जो है वो हर मैसेज के लिए डिफरेंट मैसेज आईडी है। और डिफरेंट मैसेज आईडी को अब कैसे जनरेट करना है, क्या एल्गोरिदम रखना है, अब ये एल्गोरिदम सेट करते हैं डिफरेंट मेल सर्विस प्रोवाइडर अपने लिहाज से। और वही मेल सर्विस प्रोवाइडर जो है उनको हेल्प करता है डिफरेंट मेल्स के जो डिफरेंट मैसेज आईडी हैं उनको जनरेट करने में और उनकी फ़िल्टरिंग में के और फॉर्जरी को डिटेक्ट करने में और दूसरी चीज़ों में। द रिटर्न पाथ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज जो ईमेल ओरिजिनेट होती हैं जिस सोर्स से उसी के अकॉर्डिंग उसका रिटर्न पाथ जो है वो अमूमन सेट होता है। अगर कोई ईमेल किसी मलिशियस सोर्स से आता है और वो उस ईमेल का जो रिप्लाई है, लेट सपोज अगर वो आपसे कहता है कि मुझे आप रिप्लाई करें, ठीक है, इन डिटेल्स को, और आप वो डिटेल्स लिख के रिप्लाई करते हैं और वो डिटेल्स जो जाती हैं मूव ऑन होती हैं, फर्दर फॉरवर्ड होती हैं, वो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो ईमेल जो फेक ईमेल है अगर वो क्लेम कर रही है कि मैं इस सोर्स से हूँ, लाइक अगर एक मेल है वो कहती है कि मैं apple.com की तरफ से हूँ, ठीक है, और जब हम रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई अगर एप्पल को जाता है तो उसका फ़ायदा कभी भी जो मलिशियस ईमेल जनरेटर है, जो उसके पीछे अगर कोई अटैकर बैठा हुआ है, तो उसको नहीं होगा, क्योंकि वो मेल तो एप्पल की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। और एप्पल अगर कोई मेल आपको भेजता है तो उसका रिटर्न पाथ एप्पल की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर कोई अटैकर आपको कोई मेल भेजता है तो उसका रिटर्न पाथ अटैकर की तरफ ही जा रहा होगा। तो ये चीज़ भी इंश्योर कर सकती है कि वेदर एक मेल जो है वो ओरिजिनल सोर्स से है या किसी मलिशियस सोर्स से है। द लास्ट थिंग वी हैव एक्स हेडर्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक्स हेडर्स क्या हैं। एक्स हेडर्स जो है ये बेसिकली एक्सटेंशंस हो सकती हैं RFC हेडर की, या एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ हो सकती हैं। तो अगर कोई एक्सटेंशंस हैं RFC हेडर्स से रिलेटेड, तो हमने एक वेबसाइट इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी की जानिब से जो हमारे पास वेबसाइट थी, वहाँ पे हमने डिफरेंट
हेडर्स को देखा, तो अगर यहाँ पे वो हेडर्स यूज़ हो रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आयाना से स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक और हेडर को देखा, ठीक है, जो हमारा मैसेज आईडी से रिलेटेड था, RFC5322। इसी तरह हम डिफरेंट हेडर्स की इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हेडर एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए है तो जो डिफरेंट मेल सर्विस प्रोवाइडर हैं वो विद इन द ईमेल हेडर जो यूज़ करते हैं एक्स हेडर्स को, वो या तो इंटरनल ट्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्टोरिंग यूज़र आईपी, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 360 की बात करें तो वो जो हेडर्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो डिफरेंट हो सकती है। गूगल मेल सर्विस प्रोवाइडर लाइक जीमेल है, उसके जो एक्स हेडर्स में डिटेल है, या एप्पल मेल है तो उसमें वो डिटेल्स डिफरेंट हो सकती हैं जो गैदर की जा रही हैं आपके मेल सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो हेडर्स मौजूद हैं और इसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन है SMTP आईडी से रिलेटेड और डिफरेंट डिटेल। तो स्टूडेंट इसी तरह से हमने टोटल एनालिसिस जो इस मेल पे परफॉर्म किए, तो हम उस लिहाज से कह सकते हैं कि ये मेल जो है ये आल्टर नहीं हुई, इसका रिटर्न पाथ जो है वो लेजिटमेट है। इसी तरह ये मेल भी जो हमारे पास मौजूद है ये लेजिटमेट है, हमें इसके DKIM सिग्नेचर में या मैसेज आईडी में या किसी भी चीज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिस पे हम कह सकें कि ये मेल सस्पिशियस है। इसके बरक्स अगर हमें कोई भी ऐसी डिटेल मिलती कि इसका रिटर्न पाथ में कोई किसी भी किस्म की कोई अल्ट्रेशन होती, या हमारे पास जो है DKIM सिग्नेचर में जो हमारा एल्गोरिदम है वहाँ हमें जो है ये शो ना हो रहा होता रिलैक्सिस में किसी भी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन हुई होती, वेदर ईमेल डिलीवर होने से पहले, ओरिजिनेट होने के बाद, दरमियान में अगर कोई मॉडिफिकेशन हुई होती तो तब भी, या उससे पहले अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो तब भी, या हमारे पास जो DKIM सिग्नेचर है वो रिलेट्स टू डोमेन वेरीफाई ना होता, या कोई कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर हमें मेल से एक्सट्रैक्ट होती तो हम उसको उसी तरह रिजॉल्व करके जो सारी टेक्निक्स हमने यूज़ की इस ईमेल को एनालिसिस करने में, तो हम उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए देखते कि ये मेल अगर कहीं पे हमें कोई भी ऐसी चंक ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होता तो हम कह सकते थे कि इस मेल में किसी न किस्म की कोई ख़राबी है, या मेल जो है वो ओरिजिनल सोर्स से नहीं है। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।